अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ व नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, जिनीवा में होने वाली रेजिलिएंट बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए मुख्तलिफ ममालिक और मालियाती इदारों की जानिब से इमदाद के ऐलान का सिलसिला जारी है। ये सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत के मुताबिक इमदाद मिल सकेगी और क्या आलमी बरादरी को सैलाब ज़दगान की जानिब राग़िब करने में हमारी हुकूमत ने खासी देर नहीं कर दी। और ये सब वज़ीर आज़म ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए $16.3 बिलियन की ज़रूरत है। तो माजी के तजुर्बात को अगर हम सामने रखें तो आपको लगता है कि हमारे मुल्क को मतलूबा इमदाद मिल सकेगी? जबकि एक खबर ये भी आई थी कि बड़े खिलाड़ियों की अदम दिलचस्पी की वजह से जिनेवा की डोनर्स कॉन्फ्रेंस को एक क्लाइमेट रेजिलियंस इवेंट बना दिया गया है। जी, ये बना दिया गया था क्या था कुछ अर्सा पहले और अब भी आज भी क्लाइमेट रेजिलिएंट के हिसाब से इसको लेके आया गया है। अच्छा। बुनियादी तौर पर देखें, अमेरिका जो है पाकिस्तान को एक ख़ास मकसद के लिए तैयार कर रहा है, इसलिए सारा कुछ जो कुछ भी हुआ है ये अमेरिकन बिहेस्ट की बुनियाद पे हुआ है। आप देख लें, डोनर्स के हिसाब से देख लें, $16.4 बिलियन आपकी असेसमेंट थी और ये असेसमेंट लगाई थी अक़वाम मुत्तहिदा ने। सेक्रेटरी जनरल ने खुद कहा था कि तकरीबन इतनी पाकिस्तान को इमदाद की ज़रूरत है और ये तकरीबन 3 साल के लिए, ये एकदम नहीं आपको दे देंगे, ये बहुत लंबा सा प्रोसेस है। अभी हिलाली साहब इस पर तबसरा करेंगे क्योंकि फॉरेन ऑफिस के साथ जो बाकी चीज़ों को डील करते रहे, EAD में भी इसके हिसाब से डील होगा आगे जाके। ये तकरीबन 16 की ज़रूरत थी, लेकिन 8 के करीब जो है ये अभी तक प्लेजेस आए हैं। अब जो प्लेजेस हैं, इस प्लेजेस को आप देख लीजिएगा कि इसमें टेक्निकल लेवल की इमदाद कितनी होती है, कितने एक्सपर्ट्स आते हैं जो वापस ले जाते हैं, कितना ये सब कुछ आता है। मतलब इसमें वर्ल्ड बैंक जो है तकरीबन $2 बिलियन देगा। अब ये मुझे नहीं समझ आती क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो इमदाद नहीं देता, एड नहीं देता था, सॉफ्ट लोन की सूरत होती है, एड होती है, ये आपके पे कर्जा ही चढ़ेगा। इस तरह एशियन बैंक जो है ये भी एड नहीं देता होता, ये भी बेसिकली सॉफ्ट लोन की सूरत पे होता है, 1.1% 2% के ऊपर। और जो होता है अपना इस्लामिक बैंक, उसको उनके यहाँ तो सॉफ्ट लोन ही होता है, लेकिन वो हम अक्सर पे नहीं करते। बहुत सारे 2-3 चीज़ें ऐसी जैसे कुवैत फंड है, हम पे नहीं करते। इस्लामिक बैंक का हम कर्जा चढ़ाए जाते हैं, उनसे कहते हैं रोल ओवर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जर्मनी की है 89 मिलियन के करीब, ये भी यूरो है, ये साइजेबल है। जापान की 77 मिलियन है, EU की 93 मिलियन है और चाइना की 100 मिलियन है। ये को बन जाता है 2-3 उसके करीब अरब के करीब बन जाए, 2.5 अरब के करीब बन जाते हैं। ये भी इसमें से अगर शुरू हो जाएं तो ये आहिस्ता आहिस्ता किसी न किसी तौर पे चल पड़ेगा। तो पाकिस्तान के पास एटलीस्ट पाकिस्तान के स्टेट बैंक में कुछ डॉलर्स ज़रूर ऐसे आ जाएंगे जिससे आप जो है अगले महीने जो आपने पैसे पे करने हैं डेट, वो डेट जो है आप दे देंगे। मतलब ब्लूमबर्ग का आर्टिकल मेरे सामने है आज का सुबह का, तो उसने लिखा है कि पाकिस्तान लाइकली टू डॉज डिफॉल्ट इन नेक्स्ट 6 मंथ्स बट ट्रबल्स नॉट ओवर। वो कहता ये है कि पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को, ये डॉलर को गुजार बात है, आप ये जो काम करेंगे फ्लड रिलीफ वाला, ये डॉलरों में तो खर्चा नहीं करेंगे, ये तो आप उनको मिट्टी यहीं से खरीदेंगे, रेत यहीं से खरीदेंगे, ईंटें यहीं से खरीदेंगे, बाकी चीज़ें यहीं से। लेकिन डॉलर से ये होगा कि आपकी ओवरऑल उसके अंदर आप जो पेमेंट का शेड्यूल है वो किसी न किसी हद तक आपका बेहतर हो जाएगा और आप उसको पेमेंट कर लेंगे, या आपकी जो LCs नहीं खुल रही उसके लिए एक साइजेबल चीज़ आ जाएगी। क्योंकि ये सारे जितने भी हैं बेसिकली IMF की एश्योरेंस से आए हैं। ब्लूमबर्ग भी यही कहता है कि जाहिर बात है IMF ने एक ग्रीन सिग्नल दिया है। लेकिन IMF वो कहता यह है कि IMF कम से कम आपको अगले तकरीबन 1 महीने के बाद ही पैसे दे सकेगा और वो इस हिसाब से अगर दे भी दे तो आप थोड़ा सा रिलीफ तो होगा, लेकिन उसका फिक्र सकते। बट इन्वेस्टर्स आर नाउ वरीड अबाउट अ बिग डॉलर डेट रीपेमेंट इन अप्रैल 2024 एंड आर प्राइसिंग दोज बॉन्ड्स एट अ डिस्ट्रेस लेवल। यानी वो कहते ये है कि वो खैर बात है, एक बंदे ने पैसे लगाए होते हैं ना, तो आपने भी बाबरा में बॉन्ड खरीदा हुआ है या आपने कोई और चीज़ खरीदी हुई है, तो आप समझते ये हैं कि मुझे 1 साल के बाद क्या पेमेंट मिलेगी। तो कहते हैं ये जो एक आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन मिली है, इससे इकोनॉमी सर्वाइव नहीं करेगी। इसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो लगाया, अब ज़ाहिर बात अगले साल तो सैलाब नहीं आएंगे ना, अगले साल तो कशकोल नहीं जाएगा ना, या अगले साल सैलाब आ जाए तो फिर लोग पैसे नहीं देंगे। अब आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये दुआ करे कि हर रोज़ अल्लाह करे सैलाब आए और हम हर रोज़ आके भीख मांगे और हम हर रोज़, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो किसी तौर पर स्टेबल नहीं। तो वो ब्लूमबर्ग कह रहा है कि 2024 के अंदर ये जो सूरत हाल है वो इस वक्त जो है
वो खांसी हो गई, ख़राब हो गई है, उसमें ये कहते हैं जिस के द बूस्ट द नंबर ऑफ 14.9 बिलियन, 5 महीने के बाद आपको 14.9 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो आपने कोई काम की सूरत हाल जो है, आपने कोई इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुई, ये आपको एक टाइम सांस लेने के लिए मौका मिला है। ऐसे जैसे वेंटिलेटर थोड़ी देर के लिए लगा दिया गया है, और जो शाबाशी पहले ही कहते हैं वेंटिलेटर पे हैं, उसके बाद क्या होगा? आगे क्या करेंगे आप? ये अहम सवाल है, क्योंकि इमदाद से मईशतें नहीं चला करती। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है जो मिल रहे हैं पैसे हमें वर्ल्ड बैंक से या एशिया बैंक से, वो एड है या फिर सॉफ्ट लोन? और अगर पाकिस्तान को जिनेवा कॉन्फ्रेंस में मतलूबा इमदाद मिल भी गई तो क्या यहाँ उसके दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सकेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ ये ब्लूमबर्ग जो है वैसे मोस्टली एक्यूरेट है, मगर एम्फेसिस पे कुछ गलती है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है IMF को कि इधर का माने फ्लड रिलीफ का कोई पैसे उधर ना जाएं जो IMF हमारे साथ बात कर रही है। इन अदर वर्ड्स, ऐसे ना हो कि हम इसको रिलीफ ट्रीट करें। तो इसलिए इन्होंने सही कहा कि बड़ा आस्ते आस्ते पैसे मिलेंगे, और उन प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेंगे जो मैंने उस दिन भी कहा था, प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेंगे। रेती और बजरी और सीमेंट और ये वो सब के लिए मिलेगा आपको, बेशक आपके होम्स के लिए भी मिलेंगे, मगर उधर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी। क्यों? तो ये मैं जानना चाहता हूं कि जब इनको पता था कि वो 16 बिलियन जो रिक्वायरमेंट था, IMF अप्रूव्ड असेसमेंट था, और 8 बिलियन अब तक हो गया है, ये जाने की इनको क्या जरूरत थी? इसलिए कि अगर ये समझते हैं कि हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट आ रहे हैं, मैक्रोन के अलावा आई डोंट थिंक एनीबॉडी एल्स इज कमिंग। मेरे ख्याल में कोई खास कुछ मैंने किसी का नाम नहीं सुना है, नंबर 1। तो ये क्यों कह रहे हैं कि इनको जाके वो उनसे बात करेंगे, एज इफ जब उनका मुंह खुलेगा तो फिर वो पॉकेट्स भी खुलेंगे? आई थिंक दैट्स नॉनसेंस। और दूसरी चीज ये है कि ये IMF से इसके बारे में ज्यादा आप नहीं पूछ सकते ऑन द स्पॉट, इसलिए कि IMF ने बता दिया है कि वो कितना है और वो कितना देंगे। तो मैं समझता हूं कि फिर ये क्यों गया है शहबाज शरीफ? सब लोग कहते हैं कि भाई को मिलने गया, भतीजी को मिलने गया, शायद, मगर भाई ये भी कहते हैं कि नहीं ये पता क्या हुआ है, एक्चुअली ये IMF के निगोशिएशंस जो दार कंडक्ट कर रहा था, वो दार के हाथ से निकल गए हैं, अब इनके हाथ में आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि मैं डायरेक्टली निगोशिएशंस कंडक्ट करूंगा, बिकॉज यू नो ही हैज एन इन्फ्लेटेड ओपिनियन अबाउट हिज पावर्स ऑफ परसुएशन। तो मैं आपको ये सिर्फ कह रहा हूं कि ये भी नहीं हो सकता, इसलिए IMF ने कह दिया है कि बच्चू, बात करने के पहले 4 चीजें हैं जो तुम्हें करना पड़ेगा, जो तुमने बार बार वादा किया है, जो बार बार तुमने अपना वादा तोड़ा है। नंबर 1, फ्लोट योर करेंसी, फ्लोट करे करेंसी मिस्टर ने। दूसरी बात यह है 40% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को बढ़ाया है। तीसरी बात यह है कम से कम 100% गैस प्राइसेस बढ़ाए हैं। और अगर आपके टारगेट्स, रेवेन्यू टारगेट्स, वो आप नहीं मीट कर सके तो मेहरबानी से टैक्स लगाएं फ्यूल पे। ये आप इम्प्लीमेंट करके आए और फिर शायद मैं बैठ के आपके साथ एक चाय पी सकूंगी। ये जो MD है IMF का, तो मैं समझता हूं, और वो झूठ कहना पड़ा है इसको। शहबाज शरीफ ने कहा कि उसने मुझे फोन किया, उसने कहा मेरे को तो ख्याल ही नहीं आया इसको। वो दूसरी बात, उन्होंने कहा 2-3 दिन में टीम आ रहा है। जैसे इन्होंने कहा 1 महीने तक आपको शायद पैसे नहीं मिलेंगे, अब पैसे मिल जाएंगे, इसलिए कि आप एब्सोल्युटली बकरी हो गए हैं ना। ये जो बड़े बड़े बातें करता था दार, आई विल नॉट गो, हु आर दे, आई विल नॉट एक्सेप्ट डिक्टेशन एंड आई डोंट केयर, सब चीज खत्म हो गया। देखिए, ये अफसोस की बात है कि दे डोंट इवन नो हाउ टू बार्गेन, हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स। क्या कह सकते हैं आप, मुझे बताएं। अफसोस आता है, शर्म आता है। अरे भाई, अगर आपको नहीं आता है, इसलिए कि आप लोकल रेडी वाला यूनियन के साथ अमूमन बात करते हैं, या अपने पॉलिटिशियंस, आपकी जो
जो लेवल है उनसे आप बात कर सकते हैं और इस किस्म के टैक्टिक्स चलते हैं। आपको क्या पता एट अ हायर लेवल क्या, तो लीव इट टू योर डिप्लोमैट्स। आप अपने डिप्लोमैट्स को एक ब्रीफ दें और कहें जाके देखो, पूछो, वो शायद आपको बताएंगे कि क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से आप बात करेंगे। इनको तो तरीका भी नहीं आता है बात करने के लिए। बिल्कुल। तो माफ करिए, ये जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स और ये वो सब हमें सिखाते रहते हैं हमारे ये जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, शहबाज शरीफ। मेरे ख्याल में ऑल दिस सब खत्म हो गया। अब वही नौबत आ गई है जो एक भिखारी जाके भीख मांगता है। ठीक है। और अफसोस से कहना पड़ता है ये नौबत आ गई। बिल्कुल अफसोस की बात है। और ये सब आपको लगता है कि इसहाक डार साहब के हाथों से अब मामलात निकल गए। जिनेवा कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की IMF के हुकाम से मुलाकात भी हो रही है, तो क्या इसहाक डार IMF की वो बातें समझा सकेंगे जो अब तक नहीं समझा सके और जिसकी वजह से कर्जे की अगली किस्त फंसी हुई है? क्या इस मुलाकात के मुस्बत नताइज निकले? देखिए IMF ने आपके जो 1.7 बिलियन जो रोके हुए हैं ना, वो जून से पहले, ये इससे कह रहे हैं कि जून से पहले वो रिलीज करेगा। अभी तो रिलीज करने का नहीं है कम से कम। और उसकी बात यह है कि अगर ये सारा कुछ IMF की बुनियाद के ऊपर IMF की टिक्स में हुआ है तो आपको सबसे पहले ₹1 भी या $1 भी या €1 भी आने से पहले आपको IMF की कंडीशनैलिटीज पे अमल करना पड़ेगा। जो 3 कंडीशनैलिटी जो है हिलारी साहब ने कही है कि आपको गैस प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी, आपको सब्सिडीज खत्म कर। देखिए मसला ये, IMF आपको ये नहीं कहता गैस प्राइसेस बढ़ाओ, IMF आपको ये नहीं कहता कि ये करो, IMF कहता है अपनी प्लानिंग ठीक करो। अब आपको बताऊं कि अगर आपने पाकिस्तान में आज से 50 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले आपने पाकिस्तान में सोलर पैनल पे गए होते तो आप सोच नहीं सकते कि आप इस वक्त कितनी शानदार तरीके से चल रहे होते। आप कभी उस पर हाइड्रो पे गए? मैं आपको बताऊं, मेरा आज का जो बिजली का बिल है वो 0 आया बिकॉज आई हैव अ सोलर पैनल। ठीक, अगर आप छोटे छोटे पैनल्स भी अगर आप लगाए होते गांव के अंदर, इलाकों के अंदर, आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की होती, आप ठीक होते। वो कहता है भाई मुझे तो ये है कि मुझे तुम पैसे इकट्ठे करके दो, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं ताकि तुम बैंकों का लोन पे करो। जो हिलारी साहब ने बात की है वो बड़ी खौफनाक बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप कितने ज़लील हुए हो कि आज इस वक्त दुनिया की अखबारों के ऊपर खबर लगी हुई है कि IMF की जो हेड है MD जॉर्जिया स्पोक टू PM नवाज पाकिस्तानी ऑन पाकिस्तान रिक्वेस्ट। Exactly. और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहीं तेजी में बोल गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है कि उन्होंने कहा था कि जी हम ये कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं और उन्होंने उल्टा मार दिया। उसके बाद इसहाक डार साहब ने एक और जिसे कहते हैं अजीब दुर्फुंतनी छोड़ी कि हमारे पास $10 अरब है। अब $10 अरब कहां से? 4-5 आप कहते हैं, 5 मेरा और आपका पैसा जमा हुआ तो जहां पर था, प्राइवेट मनी है। ठीक, उसका दुनिया मजाक उड़ाती है। वो कहती है भाई तुम किस किस्म का बंदे तुम्हें बिठाए हुए हैं, ये तुम्हारे फाइनेंशियल विजर्ड हैं, ये क्या है? तो असल मसला ये है कि वहां पर एक एड हो रही। अब असल मसला क्या है, हो क्या रहा है जिनेवा में हो रहा है साइड लाइन्स पे इस वक्त एक पाकिस्तान से कमिटमेंट्स ली जा रही हैं कुछ चीज़ों के बारे में। अच्छा। और वो है पाकिस्तान का रोल वर्सेस चाइना एंड अफगानिस्तान एंड इन फेवर ऑफ अमेरिका। असल मसला ये हुआ है नवाज शरीफ क्यों वहां पहुंचा है, मरियम नवाज क्यों वहां पहुंची है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों? एक भी फाइनेंशियल लीडरशिप नहीं। 60 साफी लेके गए हैं आप, 60 साफी। हमें तो अल्लाह का शुक्र आज तक कोई कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं ले गया, ना हिलाली साहब कभी गए होंगे किसी के साथ बैसियत एक्सपर्ट कभी नहीं गए होंगे, उन पे मर्जी के वो साफी ले गए। ये क्या करने गए हैं? और दुनिया पूरी की खबरों में है कि समथिंग इज हैपनिंग जो कॉरिडोर्स के अंदर, उसके अंदर वो है असल चीज, और वो कुछ दिनों में खुल के सामने आ जाएगी कि जो इतनी $8 बिलियन मिले हैं ये किस चीज की उसकी उसके है। और ये जैसे तरसा के मिलेंगे, हमने नेगोशिएशनें की हुई हैं, प्रोजेक्ट बनेंगे, 4 महीने प्रोजेक्ट्स में लग जाएंगे, उसके बाद उस प्रोजेक्ट के अंदर पता जाएगा इतने टेक्निकल एक्सपर्ट वहां से आएंगे, उतने $, वापस चले जाएंगे, इतनी असिस्टेंस की वो चीज वहां आएगी, वो वापस चली जाएगी। वो दुनिया आप सोच नहीं सकते इस एड के अंदर कितनी बड़ी खराबी होती है। सिर्फ यह है कि दांतों से पकड़ के डॉलर आप कुछ देर के रख लें। हिलाली साहब, आपको लगता है कि कोई कॉस्ट है इस तमाम एड की जो हमें मिलने जा रही है और उसकी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी, जो भारी पड़ेगी हम पर? देखिए, आपने सुना होगा वो एक्सप्रेशन देयर इज नो फ्री लंच, तो बिल्कुल कुछ कॉस्ट तो होगा।
मगर मैं एक और चीज पे आपका तवज्जो दिखाना, ये उस डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पे तो ट्रक पे ट्रक खड़े हुए हैं, गंदम से भर के अफगानिस्तान जा रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। 3 लोग तो मर गए हैं ट्राइंग टू गेट व्हीट। 3 लोग तो मर गए। एक 8 बेटियों का बाप था, एक 10 बच्चों का बाप था। नेक्स्ट सेगमेंट में इस पे बात करते हैं हम कि व्हीट प्राइसेस तो चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूं स्मगलिंग हो रही है, तो ये स्मगलिंग को तो रोकें, इसको भी तो मेहरबानी से रोकें। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि तवज्जो बाहर जो दे रहे हैं दूसरे, देखिए अमेरिका विल एक्सट्रैक्ट। अब आपको आपकी डिप्लोमेसी से, आपका जरूरियत को ऑन वन साइड, आपके रिलेशनशिप विद चाइना ऑन अदर साइड, आपका रिलेशनशिप, आपके कमिटमेंट्स टू कश्मीर ऑन वन साइड, और आपका रिलेशनशिप विद तालिबान ऑन वन साइड, ये सब मिलके आपको निगोशिएट करना पड़ेगा इस मुल्क के साथ, जिसकी भी बहुत जरूरत है आपको। अमेरिका की बहुत जरूरत है आपको इस वक्त। वो तो चीन ने भी कह दिया है आपको, जाओ उनके पास, IMF को कहा है, दो इनको भी रिलेंट, माने हाथ थोड़ा सा इतना मत खींचो, रिलेंट, और दो इनको पैसे। इसलिए कि IMF जो है वो सबका इदारा है, हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं IMF पे, चीन भी करता है, अमेरिका भी। अमेरिका सबसे ज्यादा है, कोई 17-18% है फ्रॉम ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो कहने की बात ये है, यस, एंड दिस इज द टाइम फॉर डिप्लोमेसी। ये नहीं है कि भागते रहो, ये इनको कुछ पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं इनको, ये लोकल ट्रक लोगों के साथ नेगोशिएट करने की आदत है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हुकूमत ये दावा है कि मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक गंदम के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सिर्फ खोखले दावे और वादे हैं। हुकूमत ये दावा कर रही है कि मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक गंदम के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन शायद उन्हें शदीद सर्दी में आने के हुसूल के लिए लगी कतारें और ट्रकों के पीछे भागती ख़वातीन और बूढ़े मर्द नज़र नहीं आते। आटा ना सिर्फ महंगा होता जा रहा है बल्कि नायाब भी हो गया है। तो ओरिया साहब, हुकूमती दावों के बरक्स आटे के बहरान की वजह क्या है? देखिए, मैं बुनियादी तौर पर इस सारी बदमाशी का पूरा आपके सामने पूरा चक्कर बताता हूँ। पाकिस्तान का ये जो खित्ता है ना जी, जिसको हम मगरबी पाकिस्तान कहते हैं, या उस वक़्त कहा जाता था वेस्ट पंजाब उस वक्त, ये पूरे बर्रसगीर पाको हिंद की ब्रेड बास्केट थी। यहाँ से गंदम जाया करती थी वहाँ पर। लेकिन हमने किया क्या कि हमने पाकिस्तान की इस पूरे के पूरे इस एरिया के अंदर सबसे पहले तो कैश क्रॉप्स, चलो छोड़ दो, गन्ना उगाना शुरू कर दिया, फलां उगाना शुरू कर दिया, बाकी चीज़ें आती ताकि लोगों को आपकी मिलें चलना शुरू हो जाएं। उसके बावजूद भी गंदम वाफर मिकदार में मौजूद होती। हमने प्लानिंग करनी शुरू की कि गंदम की जब आई उस वक्त हमने कुछ हिस्सा खरीद के हमने उसको स्टोर के अंदर रख दिया। ये स्टोर कहाँ होता है? पास्को का स्टोर होता है, जो फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है। पास्को फेडरल गवर्नमेंट के, ये बड़े बड़े आपने देखा होगा पाइलॉन्स बने हुए हैं, वो उस पे वहां पर मौजूद होता है। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ परमिशन दे दी कि आप उसको गंदम को आप बाहर भेज सकते हैं, और फिर प्लानिंग रखी कि 40% हमने यूक्रेन से गंदम मंगाते थे हर साल। 40% क्यों मंगाते थे? कि यहां से एक ताजर जो गंदम खरीदेगा, वो जो बाहर बेचेगा उसमें भी मुनाफा कमाएगा, और जो खरीद के लाएगा वो भी पैसा मुनाफा कमाएगा। देखे ना, अगर आप तो यहाँ की गंदम यहीं रखते तो किसी को फायदा ना पहुंचता, यहीं पे आप रूटीन के अंदर लोगों को मिलती रहती। ये पूरी की पूरी ट्रेडिंग पर प्रायोरिटीज हैं जो कि चली जाती। हमने रोका, हमने अफगानिस्तान ने हमारे साथ कहा गंदम दो, हमने कहा नहीं हमारे पास अपने रिसोर्सेज कम है, उन्होंने इंडिया से गंदम मंगानी शुरू कर दी। हमने एग्रीमेंट करवाया, इंडिया से वहां आ रही है, बिल्कुल ठीक, उनकी यूक्रेन से भी आ रही है। सूरत हाल इस वक्त आप देखें कि अप्रैल में हुकूमत आई है, 10 अप्रैल को खत्म हुआ है ना मसला। 13 अप्रैल को पहली कैसे कहते हैं, बैसाखी के दिन वाडी कहते हैं पंजाबी में, यानी जिस दिन फसल कटना शुरू होती है। मई में पहला बहरान आया है यहां पर। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर नई फसल आए और गंदम महंगी हो और लोगों को स्टोर पर न बने। पहला बहरान मई में आया, फिर दूसरा बहरान जून में आया,
और हम इस सूरत हाल से हमने कहा कि अभी तो हम बुराक से निकल गए, जब आप नवंबर के करीब आओगे तो फिर क्या करोगे। लेकिन आपने फिर कहा कि नहीं, हमारी रिलायंस तो वहीं पर है, यूक्रेन से हम गंदम लेते हैं। हमने उस वक्त प्रोग्रामों में कहा कि आपके यहां 2 क्राइसिस आने वाले हैं, एक आपके फ्यूल का क्राइसिस आने वाला है, एलएनजी और फ्यूल का, और दूसरा क्राइसिस आने वाला है वीट का। आप क्या कर रहे हो, कहां से अब क्या करते हैं, गंदम इन्होंने स्टोर में रखी हुई है। अगर वो गंदम पाकिस्तान के लोगों को दे दें तो ये मुनाफा किधर से कमाएंगे ये लोग, ये पैसे किधर से कमाएंगे वो लोग। पास्को का गोडाउन खोल दो, लोगों को चाहिए। आज कहते हैं वाफर अगार में गंदम मौजूद है, करते क्या हैं, उसको सप्लाई को रोकते हैं ताकि ये जो ताजर है, ये जो फ्लोर मिल्क मालकान है, ये जो बाजार के अंदर आटा बेचता है, वो मुनाफा कमाए इन लोगों की वजह से। ये सांप बन के बैठे होते हैं उसके ऊपर, गोडाउन के ऊपर। गोडाउन आज बनाया ना तारक मशीर चीमा को, पता है तुम्हारे पास्को में कितने पैसे गंदम पड़ी हुई है। हमें याद है अच्छी तरह कि हम खुद सेक्शन 144 लगाते होते थे कि हमारे जिले की गंदम बाहर ना जाए, ताकि हम इसको देख लें, लोगों को कंट्रोल कर लें। और आप खरीद के आप एक मुकम्मल तौर पे सांप बन के बैठ जाते हो और आप कहते हो हमारे पास कि जी क्लैमिटी। ये बिल्कुल वही हाल है जो 1943 में चर्चिल ने किया था। चर्चिल ने ये किया था कि ईस्ट बंगाल के अंदर उस वक्त कहत आ गया था, तो लोगों ने लिखा कि जनाब बात की कि हमें गंदम दे। उसने कहा ये स्टोर करें, कल को कहत आ सकता है फॉर द वेटरन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, हम उसको संभाल के रखें। उन्हें ताले लगा दिए गोदाम को, हमारे इनको कहें खुद अपने तौर पे पैदा। 43 लाख बंदा मरा। बिल्कुल ये वही हाल करते हैं कि गोडाउन्स भरे रहें, हम मार्केट में लाएंगे। ये जो मुनाफाखोर ताजर हैं, जो इनके पालतू हैं, जो इनको वोट देते हैं, जो इनको फंडिंग करते हैं, इनको मुनाफाखोरी खत्म हो जाएगी और ये सारे के सारे जो हैं आवाम को आटा मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मुनाफाखोरी का खौफनाक बाजार गर्म है। हिलाली साहब, एक तासुर ये बन रहा है कि आटे की किल्लत उन सूबों में ज्यादा है जहाँ PTI की हुकूमत है, तो अगर ये तासुर दुरुस्त है तो क्या ये कहा जा सकता है कि आटे के मामले पर भी सियासत हो रही है? हर बात पे सियासत होती है, मगर मैं इस बात पे शुरू करना चाहता हूँ कि वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट FDR फेडरल डेलानो रूजवेल्ट ने कहा था, उसने कहा था, सुनिए, अ नेशन दैट डिस्ट्रॉयज इट्स सॉइल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। माने आप अपनी जमीन को खत्म करें, यू फिनिश्ड। अब हम बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं कि डिस्ट्रक्शन, और मैं आपको बताऊंगा सैडली, आपको पता है कि पानी अब तक सिंध में अब्जॉर्ब नहीं हुआ है, कुछ एरियाज में अभी तक खड़ा पानी है। क्यों? इसलिए कि आपका टॉप सॉइल जो है उसका ऑर्गेनिक मैटर इज नॉट देयर। देखिए, टॉप सॉइल जो होता है 1 to 6% उसमें ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, 1 to 6%। 1% जो होता है वो होता है डेजर्ट कंडीशंस। सॉरी, 0 जो होता है वो होता है डेजर्ट कंडीशंस, नथिंग। 1 to 6 होता है। पता है हमारा आज क्या है सिंध में? 0.5। खतरनाक। 0.5 नीचे एंड इट्स डेजर्ट। है ही नहीं, घास नहीं है। एक बोरी यूरिया और जो भी वो मुनासिब सा फर्टिलाइजर था, एक एकड़ के लिए, एक क्रॉप के लिए, एक एकड़ में एक क्रॉप के लिए एक बोरी इस्तेमाल होता था चंद साल पहले। अब 8 और 10 होते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ऑर्गेनिक मैटर आप जला देते हैं, क्रॉप रेजिड्यू, शुगर केन की रेजिड्यू, ये सब चीज या आप जला देते हैं या आप वेस्ट कर देते हैं, आपको पता नहीं क्या करना। अगेन दैट्स अनदर प्रॉब्लम। मैं कहता हूं इकोनॉमिस्ट, आजकल इकोनॉमिस्ट होना काफी नहीं है कि आप फाइनेंस से डील करें बीबी। आजकल इकोनॉमिस्ट जो होता है वो एग्रीकल्चर और एजुकेशन से भी डील करता है, करना पड़ता है इसलिए, नहीं तो उसका ठीक एजुकेशन नहीं हो सकता। और मैं आई गो फर्दर देन दैट, मैं समझता हूं प्रायोरिटी आफ्टर डिफेंस मस्ट बी एग्रीकल्चर। या मैं और भी कहूंगा, मैं कहूंगा एग्रीकल्चर एंड डिफेंस इक्वल प्रायोरिटी। हम लोग ऐसे सोच नहीं सकते। देखिए, सोचिए क्या हुआ आपके टेक्सटाइल से। 14 मिलियन आप उगाते थे, बहुत काफी था आपके लिए, वो रॉ भी एक्सपोर्ट होता था और आपके कपड़े भी होते। अब आप 6 मिलियन उगा रहे
6 मिलियन आपका प्रोड्यूस है कॉटन का। और यकीन करें कि सस्ता लोन लेके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आपका एक्सपैंड हो रहा है। वही वो किधर से आएंगे पैसे वो इंपोर्ट करने कॉटन के लिए। आप इंपोर्ट वो देखिए आपका पूरी इकोनॉमी जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वो इजिप्ट आप बन जाएंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। आप वियतनाम बने, मलेशिया बने, मैन्युफैक्चर करें। अगर आपके पास जमीन नहीं है, आप अपना खुराक नहीं उगा सकते, देन यू हैव टू बी श्योर तो आप ऐसे चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं कि बेच के आप अपना खुराक ले सकते हैं। आप ना मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और ना आपका प्राइज एसेट लैंड उसको आप ठीक से यूटिलाइज करते हैं। देखिए वाई शुड मैंने कि हैरानगी क्या है इस बात पे कि आप इस हालात में अब पहुंच गए। तो आई एम सॉरी, ये मैं आपको क्या कहूं कि ये लैक ऑफ एजुकेशन। अगर एजुकेशन ठीक होता, कोई ना कोई इतने इदारों में बैठे हुए हैं, प्रायोरिटीज ही ठीक नहीं है, पॉलिटिकल गेन्स के लिए सारे डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई करता ही नहीं है। और ये सब हाल ही में हुकूमत ने यूरिया खाद बनाने वाली 2 फैक्ट्रीज भी बंद कर दी हैं, जबकि गंदम की फसल को जनवरी और फरवरी में यूरिया की ज़रूरत होती है। तो अब ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खाद दस्तयाब ना होने की सूरत में इस साल भी गंदम की पैदावार कम रहेगी। तो क्या हम ये समझें कि आवाम का ये साल भी आटे के पीछे भागते गुजरेगा? देखें, जो फैक्ट्रीज बंद हुई है ना, उनमें एक फौजी फर्टिलाइजर भी है। ठीक है, ठीक, इसलिए कि पैसा नहीं आता तो कौम के लिए क्या जरूरत है। मतलब साहब एक फैक्ट्री बंद हुई है, आपके मिलेट ट्रैक्टर्स ने ट्रैक्टर बनाने बंद कर दिए हैं, आपकी टोयोटा कंपनी चले गई, आपकी किया प्राइड वाले किया कंपनी चले गई, आपकी सुजुकी बंद हो गई। वो कहते हैं मैं क्यों बंद हुई है? उस दिन भी चीखा था मैंने कि आपने ये 40 साल के अंदर गंद किया है ना। आप देखें 1980 में सुजुकी कार आई थी 45,000 रुपए की, और सुजुकी कार वालों के साथ आपने वायदा किया था कि आप पुर्जे यहीं बनाएंगे इसी मुल्क के अंदर। लेकिन आपने अपने यारों को दिए लाइसेंस कि नहीं, हम रिलैक्स करते हैं, तुम बाहर से ताइवान से ले आओ। अब ताइवान वाला मजदूर तो फायदे में रहा, मलेशिया वाला तो फायदे में रहा, इंडोनेशिया वाला तो फायदे में रहा, उसकी तो इकॉनमी बिल्टअप होगी, मेरा पैसा डॉलर जाते लगा। इन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, हॉल रोड का बंदा, ब्रांडेड रोड का बंदा, फलाना बंदा पुर्जा लाएगा, या उधर चूड़िया बाजार का बंदा या फलाने बाजार का बंदा वो पुर्जा लाएगा। बस आप 40 साल आपने इस मुल्क को लूटा है इस तरीके से। आज वो कहते हैं कि नहीं हमसे चलती नहीं फैक्ट्री, बंद करके जा रहे बिस्मिल्लाह। तो असल खाद भी इसी तरह की सूरत। अब खाद क्या है? खाद आपने खाद की प्रायोरिटीज बड़ी अजीब हो गई। खाद आप एक तरफ से गैस डालते हैं, उस तरफ से आपके यूरिया निकल आती है, ठीक। लेकिन अब मतलब यह है कि आपके पास तो जलाने के लिए क्या, आपको पास आप उसके लिए वो चलाने के लिए, आप प्लांट चलाने के लिए आपका LNG नहीं है, आप क्या करेंगे? असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि 40 साल की इतनी गलीज प्लानिंग हुई है। इस मुल्क को जो ट्रेडर्स हब बनाया गया है, ये मुल्क जो कि पाकिस्तान का बरसगीर पाको हिंद का ब्रेड पास का, बात उनकी ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं है। देखिए होता यह है कि ये जब गन्ना काटते हैं ना, तो नीचे जो चीज रह जाती है वो उसी के अंदर रखी जाती है ताकि उसके अंदर दफन हो जाए, जमीन बेहतर हो जाए। अब गन्ने को हम क्या करते हैं, आग लगाते हैं, साथ स्मोक भी लेते हैं। ये जो हुकूमतें स्मोक कंट्रोल ना कर सके, तो यार मेरे सेहत के लिए भी मसला, मेरी जमीन भी तबाह। ये सारी की सारी जो जड़ें होती थी, ये दीमक उसके अंदर जो उसको लगती थी, दीमक उसको रेजा रेजा करके उसको खाद बनाती थी। हमने जमीन तबाह बर्बाद करती है। हमने कॉलोनियां भी बनाई, चलो वो बनती रही, आबादी बढ़ गई है, बन गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मुल्क के अंदर अभी भी बहुत सारी जमीन है जो कल्टिवेबल है। हमारा पानी कितना जाता है समुद्र के अंदर, आप सोच सकते हैं एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर अमेरिका का जो है समुद्र में नहीं जाता। कभी आप मिसिसिपी दरिया में खड़े होकर देखें, मेम्फिस के ऊपर खड़े होकर, आपको दूसरा किनारा नजर नहीं आता, एक कतरा नहीं जाने देते। हम कितना जाने देते हैं आप सोच ही सकते। हमारे को फ्लड वाटर मैनेजमेंट हुई आज तक? किसी एक ने बताया कि इतना सैलाब आया है, इसको पानी को रोक लो। आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सहरा के लोग रहने वाले हैं, ये बारिश का पानी जमा करते हैं और पूरा पूरा साल पीते हैं। वो भी पीते हैं, उनके जानवर भी पीते हैं, उनकी फसलें भी चलती हैं। हमारा सैलाब का पानी गुजरा जाता है, हमारा सैलाब का पानी हमें तूफान करता है, हमें तबाह करता है।
बहुत सही। बुरी हालत है हमारी। हमारे बात सही है लाल साहब की कि जहाँ इकोनॉमिक प्लानर की जरूरत नहीं है, यहाँ बेसिकली मुखलस प्लानर की जरूरत हिलाली है, साहब, वो नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? जल्दी से कर दीजिए, ब्रेक पर जाना है हमने। देखिए, इस मुल्क में एक और प्रॉब्लम है कि 1% लोग 22% इरिगेटेड लैंड के मालिक हैं। हाँ। उनको कोई परवाह नहीं है भाई। उनको तो आधा के उन्होंने 1% अपना जमीन अगर इस्तेमाल किया वो काफी है उनको खाने के लिए, मजा के लिए, अयाशी के लिए। आधा ही कल्टिवेट कर दें, काफी है। मगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। बट अब आप फ्लड अब आ गया है ना, इमरजेंसी आ गया है। माय गॉड, खुदा ना करें ये जो बात किया है इन्होंने, बंगाल फैमिन, उफ, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। मगर व्हाई डू यू वांट टू रिस्क हाल हो सकती है। हिलाली साहब, डिस्कशन के आगे बढ़ाएंगे, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, MQM की जानिब से इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त दी गई थी जिसमें वाक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कराची, हैदराबाद बल्दियाती इलेक्शन नई वोटर लिस्टों पर करवाए जाएं। मगर इलेक्शन कमीशन ने MQM की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन मुकर्ररा तारीख पर ही होंगे। अब इस फैसले के बाद MQM क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, इस बारे में क़यास आराइयों का सिलसिला जारी है। हिलाली साहब, MQM ने बल्दियाती इलेक्शन नई हल्का बंदियों के मुताबिक ना कराने पर हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाने की धमकी दे रखी है। तो इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब MQM का रद्द अमल क्या हो सकता है आपकी नज़र में? देखिए, उनका एक स्टांस रहा है MQM का कि मर्दमशुमारी और ये काउंसिल्स जो बने हैं, यूनियन काउंसिल्स, ये गलत गिनती हुई है और अनफेयर है और उन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है जो उनके मुखालिफ हैं। बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, मगर ये उनका एक लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवेंस है। और काश के जब मर्दमशुमारी ड्यू नहीं होता, एक लिमिटेड एरिया में कोई कुछ किस्म की मर्दमशुमारी होती कि वो खुद फिर रीअश्योर हों कि भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना इनएक्यूरेसी था या इतना है ये वो, या गिनती होगी ऐसे। तो कुछ ना कुछ इनका करना चाहिए। मगर आपने लफ्ज़ कहा MQM, MQM के बारे में आप बात कर रही हैं। MQM क्या है? आज MQM का जो लीडर है उसका नाम, जिनके 7 सीट्स हैं पार्लियामेंट में, जो इस वक्त अगर एक गवर्नमेंट से छोड़ दें तो वो गवर्नमेंट गिर जाएगा, और जो उस वक्त जब छोड़ दिया था वो गवर्नमेंट गिर गया। और मुस्तफ़ा कमाल, तो मैं हैरान हूँ, अब सुना है कि वो कहते हैं मैं को लीडर बनना चाहता हूँ। ये उनका डिमांड है और वो कह रहे हैं जब तक आप अग्री नहीं करेंगे मैं MQM के हम हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या ये सच बात है? और ये साहब, सुनने में ये भी आया कि कराची में एक बोरी बंद लाश मिली है, तो इस पर चह मगोइयाँ हो रही हैं कि MQM के धड़ों का अभी पूरी तरह मर्जर हुआ नहीं और बोरी बंद लाशों का सिलसिला शुरू हो गया। तो आपको क्या लगता है मामला किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, हिलाली साहब ने बड़ी अहम बात उसको किया है कि ये जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी बनी थी और जिस वक्त अल्ताफ़ हुसैन की वो तकीद के ऊपर खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई थी, तो सब ने फिर राज खोलने शुरू किए थे और ये सूरत हाल आ गई थी। मसला ये है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन डुअल स्टैंडर्ड्स पे चल रहा है। आप अंदाज़ा करें कि इस्लामाबाद में एक अचानक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से अप्रूव किए बगैर, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बगैर, वो कानून जो है उसके तहत कुछ सीटें बढ़ा देते हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन ख़त्म कर देता है इस्लामाबाद के अंदर। और कराची में वो कहते हैं कि नहीं भाई, ये इतने सालों से हम चल रहे हैं, डीलिमिटेशन गलत हुई है, कराची में इलेक्शन कमीशन कुछ और करता है। तो इसलिए मैं बरखुरदार है हमारा, अब क्या हम उसको कह सकते हैं, इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, ये इनको कम से कम अपनी पब्लिक इमेज के लिए कम से कम फैसले एक तरह करने चाहिए। फिर कौन उनके फैसले मानेगा? अब हो क्या रहा है, इससे बनेगी, लगेगा आग, इससे होगा कि महाजर कौमी मूवमेंट उसको करेगी एक्सप्लॉइट और फिर वो जिंदा होगी। और MQM को लोग जिंदा करना चाह रहे हैं और जिंदा करने का पहला मसला है कि आज नुमाइश के पास आपको बोरी बंद तशद्दुद लाश मिल गई। तो हम भूल गए थे कभी इस मुल्क में बोरी बंद लाश भी होती है, लेकिन आज मिल गई, आज इफ्तिताह हो गया, सेरेमनी का आगाज कीजिए।
ये है असल इशू। और वो जो अली ज़ैदी ने कहा है कि ये इलेक्शन खूनी होने वाले हैं, और बात उसकी बड़ी ठीक है। अच्छा। कि कराची का जो एटमॉस्फेयर है इसको आग लगाने के लिए बस एक सिर्फ माचिस की जरूरत है, उसके बाद कराची जिस तरह चल पड़ता है वो तो देखो ना, इससे सिटी, जिसे इज ए ह्यूज सिटी, इसे पता ही नहीं चलता कौन किस कहां आग लगा के कहां चुप गया। आप देखें, आपका जो पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना थोड़ा है कि आप सोच ही सकते। तो असल मसला यह है कि खुदा के लिए जो कुछ करना है या तो स्टेक होल्डर को साथ बिठाओ और कोई रास्ता निकालो, और कोई रास्ता निकाला जाए। नाज़रीन, डिस्कशन आप हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।